बच्चों में मिर्गी रोग क्यों हो रहा है? ये वंशानुगत तो नहीं होता कि जैसे पेरेंट्स अगर मान लीजिए नशा करते हैं तो उसके इफेक्ट तो नहीं होता। मान लीजिए किसी को ये बीमारी होती है तो इसका प्रारंभिक इलाज क्या है, क्या करें? सबसे दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी पधारे हुए हैं। आपका स्वागत है। आज एक विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चों में मिर्गी रोग क्यों हो रहा है, इसकी क्या प्रमुख वजह है? यदि हम बच्चों में मिर्गी की बात करें, मिर्गी को या हम इसके और बृहद रूप से देखें तो बच्चों में फिट जो आते हैं, जिसको हम हिंदी में झटके कहते हैं और मिर्गी कहते हैं, या इंग्लिश में एपिलेप्सी बोलते हैं या सीजर बोलते हैं, ये सब एक प्रकार के फिट का ही रूप होता है। और फिट होने की, बच्चे को झटके आने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जिसमें हम उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कि बुखार के साथ या कोई बीमारी के साथ, कोई इन्फेक्शन की वजह से बच्चे को बीमारी हुई है और उसकी वजह से फिट आ रहे हैं। और दूसरा और भी वजह जिसमें मिर्गी कहते हैं या जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं, या माइंड में या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से और भी किसी वजह से फिट आ सकते हैं। तो फिट आने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। और बच्चों में फिट यदि हम सामान्य तरह से बात करें तो 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों में फिट सिर्फ बुखार की वजह से, तेज बुखार होने की वजह से बच्चों को फिट आ जाते हैं, जिसको हम लोग फेब्राइल कन्वल्सन बोलते हैं। तो फिट आने की बहुत सारी वजह हैं। ये वंशानुगत तो नहीं होता कि जैसे पेरेंट्स अगर मान लीजिए नशा करते हैं तो उसके इफेक्ट तो नहीं होते? जैसा हमने बताया कि इसकी वजह बहुत सारी होती हैं। वंशानुगत कुछ प्रकार के फिट्स में हो सकती हैं, जिनको हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कह सकते हैं। यदि ऐसी कोई बीमारी बच्चे को है, उनके पेरेंट्स को है या उनके आगे किसी पीढ़ी को थी, तो ऐसे में बच्चे को होने की संभावना हो सकती है। जहाँ तक पेरेंट्स के नशे की बात है तो उसमें बच्चों में मिर्गी के अलावा और भी, जैसे कोई भी नशा पेरेंट कर रहा है तो उसका कुछ मात्रा यदि माँ बच्चे को फीड करा रही है, ऐसी स्थिति में वो नशे का पदार्थ मिल्क के द्वारा बच्चे को कुछ मात्रा में जा सकता है, जिसके फ्लक्चुएशंस होने से, जिसके कम ज्यादा होने से या जिसकी वजह से होने से उसका मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, जिसमें बच्चे में चिड़चिड़ा होना, झटके आना और भी तरह के डिप्रेशन होना और भी चीजें, कई चीजें हो पाई जा सकती है। मान लीजिए किसी को ये बीमारी होती है तो इसका प्रारंभिक इलाज क्या है, क्या करें वो लोग? सबसे जरूरी बात यही जानने की है जी। क्योंकि कल ही में एक पेशेंट, करीब 10 महीने का बच्चा था, बच्चे को बुखार था और उसके घर वाले सारे हमारे क्लिनिक में बच्चे को झटके आ रहे हैं, पूरी तरह बदहास हालत में हमारे पास आए। ऐसी स्थिति में आज कोई भी डॉक्टर आपको तुरंत मिल गया, अच्छी बात है, पर हो सकता है कि उस समय फर्स्ट डॉक्टर ना मिले आपको, रात का समय हो, बच्चे को रास्ते में झटके आ जाए, कुछ भी हो जाए। हाँ, तो ये आप शहर से दूर हैं जी। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए यदि बच्चे को झटके किसी वजह से आ रहे हैं? तो ये सभी को जानना बहुत आवश्यक है और इसके लिए हम कुछ उपाय बता रहे हैं आपको जी। वो आप जिन बच्चे को कभी भी झटके आते हैं तो क्या करना चाहिए वो हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि यदि बच्चे को झटके आ रहे हैं तो पहली बात, आप घबराएं बिल्कुल ना, पैनिक बिल्कुल नहीं हुई। यदि बच्चे को झटके आ रहे हैं तो हमको बच्चे को, जैसा हम आपको दिखाना चाहते हैं, बच्चे को सीधा ऐसा लिटा सकते हैं आप। बच्चे का सिर थोड़ा सा, बच्चे को या तो हम इस करवट दिला के रख सकते हैं, बच्चे की गर्दन सीधी रहना चाहिए। बच्चे को एक नीचे जो है ना, एक जो बच्चे को लिटाया है जिसमें, वो सरफेस बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत हार्ड भी होना चाहिए। नीचे हल्का सा बच्चे का पतला सा, बहुत पतला सा तकिया आप रख सकते हैं। बच्चे को जो जरूरी बात है, गले में कुछ भी पहना हुआ है, धागा पहना कुछ भी बना है, ये कपड़े कुछ भी हैं, उसको थोड़ा ढीला कर दीजिए। बच्चे को सांस आ रही नहीं आ रही वो आप चेक करते रहिए। बच्चे को धड़कन चल रही थोड़ा सा आप गौर कर सकते हैं। और बच्चे को यदि झटके आ रहे हैं तो उसको हाथ पैर पकड़िए मत, उसको पकड़ के रोकने की जरूरत नहीं है। बच्चे के आसपास कोई भी ऐसी इंजरी वाली चीजें आपके नहीं होना चाहिए। यदि झटके आ रहे हैं तो बच्चे को जिसमें चोट ना लगने पाए, तो उससे बचना है। बच्चे को सीधे लिटाना है, इस करवट लिटाना है जिससे बच्चा सांस लेता रहे।
दायां हाथ नीचे करना है। इस करवट आपको बच्चों को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ऐसे लिटा सकते हैं। तो बच्चों को ऐसे रखना है। और यदि बच्चे को झटके आ रहे हैं तो घर में आप एक बेसिक प्राइमरी मेडिसिन आती है जिसको मिडाजोलम स्प्रे बोलते हैं, जो आजकल बाजार में इसको सामान्यतः उपलब्ध होता है। ये बच्चे की नोज में बच्चे को ऐसे दवाई को ऐसे होल्ड करना होता है। यदि हम ऐसे दबाएंगे तो इससे दवाई निकलती है। और बच्चे की नोज, बच्चे का सिर थोड़ा सा ऊपर करके गर्दन ऐसा करके बच्चे की नोज में स्प्रे, बच्चे की उम्र के हिसाब से, यदि बच्चा 1 साल का है, 1 साल के अंदर का है तो 1 बार इधर 1 बार इधर करेंगे। यदि 1 साल से 5 साल के बीच का है तो 4-4 बार करेंगे। यदि 10 साल का है तो 10-10 बार, 5 बार इधर 5 बार इधर, ऐसा करके बच्चे को थोड़ी देर लेटा देंगे। तो उससे आपके झटके तुरंत रुक जाएंगे। तो सबसे पहले आप पैनिक मत होइए, घबराइए मत। यदि बच्चे को झटके आ रहे हैं तो उस समय उसका टाइम नोट करिए कि कितने देर के लिए झटके आ रहे हैं। उससे को आपको करने से डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आप बता सकते हैं। एक जो सबसे जरूरी बात है, ऐसी झटके की अवस्था में बच्चे को मुंह से कभी कुछ मत देने के प्रयास करिए। पानी के छींटे मारना, मुंह से कुछ भी दवा पिलाना या ऐसा करना है, ऐसा कुछ भी किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए। ऐसे करने में कुछ भी पदार्थ आप पिलाएंगे बच्चे के गले में फंस सकता है और सांस रुक सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि बच्चे को यदि झटके आ रहे हैं तो आप उसको खुली हवा में रखना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन उसको मिलता रहे। यदि बच्चा वोमिट कर दिया ऐसी स्थिति में, यदि बच्चे ने वोमिट किया है, कर रहा है, यदि ऐसा लग रहा है गले में कुछ फंस रहा है, तो बच्चे को तुरंत उल्टा करके ऐसे करके छोड़ दीजिए, जिसमें जो भी गले में कुछ फंस रहा है वो निकल जाए बाहर। बच्चों को ऐसे ऊपर मत करिएगा। यदि ऊपर करेंगे तो गले का जो पदार्थ है, उल्टी का पदार्थ है, सांस की निकल जाएगा और बच्चे की सांस रुक जाएगी। तो कुछ भी यदि उल्टी करता है तो ऐसा आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। और जब बच्चे के झटके रुक जाएं, ठीक है, तब आप बच्चे को डॉक्टर से बात करके, डॉक्टर तब तक यदि कोई भी है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए कि बच्चों को ऐसे तकलीफ हो रही है, हम लाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप झटके में आप पूरा गाड़ी उठाया, तुरंत चल दिया और रास्ते भर में यदि हो सकता है कि बच्चे की तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। तो ऐसा कदापि ना करें, घबराएं ना, पहली चीज। दूसरी बात, बच्चे को सीधा लिटा दें, इस करवट लिटा दें जिससे बच्चे को कुछ उल्टी का पदार्थ ना पड़े। और दवाई जो बताई है, इसी प्रकार का एक डायजेपाम सपोजिटरीज आती है। यदि ये दवाई नहीं है, बच्चे को झटके आ रहे हैं, तो डायजेपाम सपोजिटरीज आती है, वो लैट्रिन के रास्ते से बच्चे के मलद्वार में आप डाल दीजिए, उससे भी झटके रुक जाते हैं। यदि बुखार आ रहा है तो घबराएं ना। उस समय बुखार के लिए बच्चों को बुखार की पैरासीटामोल सपोजिटरीज आती हैं, वो भी लैट्रिन रास्ते डाल सकते हैं या पानी से पोंछ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होता है। और फिर आराम से आप जाइए, क्या वजह है, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, उस समय डॉक्टर आपको देख के बताएगा। मतलब आपने प्रमुख 3 चीजें बताई कि सबसे पहले झटके आए तो आप कुछ भी घबराहट में न करें। सबसे जरूरी बात है, सबसे जरूरी बात है कि आप घबराएं नहीं। दूसरी बात है कि उस समय मुंह से कुछ मत दें। बिल्कुल ठीक बात है। यही आपका कहना है कि आप मुंह से कोई भी दवाई, कोई भी चीज, पानी कुछ मत दें, क्योंकि वो गले में फंस सकता है और इससे आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक बात है। तीसरी चीज जो आपने ये स्प्रे और ये चीजें आपने बताई, तो ये दवाइयां या तो नाक से देना है या तो मल द्वार से देना है। बिल्कुल ठीक बात है। ये 3 चीजें आपने बिल्कुल ठीक बात, ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट जी। दूसरी एक चीज आपसे मैं पूछना चाह रहा था सर, कि आज का इलाज इतना महंगा होता जा रहा है, तो पब्लिक इस महंगाई में इलाज कैसे संभव कराए? नहीं, यह जो आपका विषय है निश्चित तौर पर गंभीर है। जहां तक इलाज महंगे की बात करें तो ये एक कहना चाहिए कि महंगाई एक निरंतर प्रक्रिया है। इलाज महंगा होना, सिर्फ इलाज के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। हर चीज उससे जुड़ी होती है, हर चीज का उसका रिफ्लेक्शन होता है। यदि हम इसकी बेसिक बात करें तो इलाज महंगा क्यों हो रहा है, तो पहली जो सबसे बड़ी बात है एजुकेशन। डॉक्टर जो बनना है, ठीक है, वो पहले की बात और थी, आज कितना कठिन हो गया है और कितना कॉस्टली हो गया है। यदि हम उसकी फीस की बात करें तो एक डॉक्टर बनने के लिए एक सामान के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो पहली बात है कि एजुकेशन महंगा हो गया है। मतलब शुरुआत में बेसिक डॉक्टरी की पढ़ाई ही बहुत महंगी कर दी, महंगी हो गई, जो किसी के लिए, एक सामान्य आदमी के लिए एक सपने के बराबर हो गया है। और कई बार इंटेलिजेंट बच्चे इस महंगाई पैसे के अभाव के कारण डॉक्टर नहीं बन पा रहे। तो एजुकेशन जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि
जो कंज्यूमर फोरम के आने से, डॉक्टरों को कंज्यूमर फोरम में लाने से ये हुआ है कि डॉक्टर हर चीज के लिए जवाबदेह है। माने वो डॉक्टर और जो पेशेंट का रिलेशन था वो उपभोक्ता का रिलेशन हो गया। उपभोक्ता। तो यदि हम कोई चीज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, हमको पता है कि ट्रीटमेंट करने से बच्चा सिंपल दवाई से ठीक हो जाएगा, परंतु ये लगता है कि यदि हमने इसकी जांच नहीं करवाई और हमने ऐसा नहीं किया और कल वो सामने वाला बोलेगा कि आपने जांच क्यों नहीं कराई थी और उसके लिए फिर आप जिम्मेदार होंगे। तीसरी बात, महंगा इलाज की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि आजकल पेशेंट हमसे आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले जांच करवा लीजिए फिर दवाई करिएगा। तो महंगाई के लिए काफी हद तक वो भी जिम्मेदार है कि पहले कहते जांच कराइए, आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आपको समझ में आए फिर आप दवाई लिखिएगा। हमें पता है उसकी जांच की कोई जरूरत नहीं है, पर पेशेंट हमको फोर्स कर रहा है कि आप जांच कराइए, ये करिए और तब दवाई लिखिए। तो एक तो हमारी सुरक्षा जरूरी हो गई है कंज्यूमर फोरम की वजह से, इसलिए चीजें कई बार इसको एक शब्द और कहा जा सकता है कि इंटरनेट की दुनिया ने लोगों को ओवर स्मार्ट बना दिया। सब आदमी आजकल जानकार हो गया है, ज्यादा जानकार हो गया है निश्चित तौर पे। और निश्चित तौर पे अच्छी बात है जानकार होना अच्छी बात है, और उसके कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं और उस इफेक्ट की वजह से ट्रीटमेंट महंगा हो जाता है। दूसरी बात, इसके बाद अलावा और बात करें महंगाई का, तो निश्चित तौर पे कहीं भी डॉक्टर को या हॉस्पिटल को किसी भी प्रकार का कहीं भी रिबेट डॉक्टर की वजह से आप रिबेट मिल रहा हो वो भी कहीं भी नहीं है। इससे भी उसका ट्रीटमेंट चार्ज काफी बढ़ता जा रहा है, हर चीज खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। यदि एक समान तौर पर बात करें तो निश्चित तौर पर महंगाई है, उसका असर डॉक्टर प्रोफेशन पे भी आया है, और डॉक्टर प्रोफेशन पे आया है तो ट्रीटमेंट भी आया है। पर निश्चित तौर पे हमको बैलेंस करना होगा, ठीक है ना, और जिसमें हम पेशेंट को प्रॉपर केयर कर सकें, प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें, और हर चीज क्योंकि एक नियम के तहत पूरी तरह नहीं चल सकती है। हमको मानवता और मानवीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, कंडीशन सब कुछ देखते हुए हमको एक्शन लेना होता है, जो कई बार जो है निश्चित तौर पे पर बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम मानवीय आधार पर मानते हुए, सब कुछ देखते हुए, पेशेंट को सुरक्षित करते हुए, अपने आप को सुरक्षित करते हुए ट्रीटमेंट करें और अनावश्यक चीजों से जितना हो सके बचाने का प्रयास करें। कम से कम सुगमता से स्वास्थ्य लाभ, ये हक तो हर आम जनता को मिले। बिल्कुल मिलना चाहिए। सरकार को दवाओं की बढ़ती कीमतों पे भी तो नियंत्रण करना चाहिए। दवाओं की कीमतें अचानक बहुत तेजी से बढ़ी हैं। हाँ, नहीं, इसके बारे में तो हमारी तरफ से कुछ भी कहना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये एक प्रशासनिक विषय है और ये राष्ट्रीय समस्या है, राष्ट्रीय स्तर की बात है। किस लेवल पे क्या चीजें हो रही हैं, हाँ, और उसमें क्या सुधार यदि कुछ हो सकता है, कीमतें कम हो सकती हैं, तो निश्चित तौर पे सबको बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर एक नए विषय के साथ हम लोग अगले सप्ताह आप लोगों के सामने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई समस्या आपको लगती है तो आप इस वीडियो में अपनी प्रॉब्लम नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।